उठते जाएं सारे लोग। सभी लोग जुड़ जाएं तो बताया जाए चीजों को। आवाज आ रही है? नूरजहां जी, आवाज आ रही है? हम बतियाए थे ना। हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। थोड़ा जनरेटर चल रहा है, अभी नीचे काम हो रहा है। जी। ये हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, देखिए आप लोग। अभी नीचे काम चल रहा है। निकला है। ये हॉस्पिटल मेरा बन रहा है। बहुत बड़ा है सर, हाँ काफी बड़ा है। बहुत। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। यही ये सेकंड फ्लोर है, अभी बन रहा है। फर्स्ट नीचे अभी काम चल जी रहा है। ये हॉस्पिटल मेरा बन रहा है। जी। कौन सी दवाई तक हो गई थी? सर, सीवन तक। सीवन खत्म हो गया था। हाँ, उसी में तो पढ़ाए थे। इबुला बताए हैं उसमें, गम्स बताए हैं, यही सब। आंसर अच्छा। खत्म ही है, सीवन लगभग। हाँ। अब नेक्स्ट दवा है C2, कैंसरोसो 2। ठीक है, जी कैंसरोसो 2 दवाई है, जिसको हम C2 कहते हैं, जिसमें 4 दवाइयां सेम है। और इसमें कोलोफाइलम जो है, कोलोफाइलम जो है वो हटा दिया गया है। एक्यूजेटम लगा दिया गया है। एक्यूजेटम और पेट्रोसेलेनियम 2 दवाई मिला दी गई है। बाकी 4 दवाइयां कोनियम, मैकुलेटम, पंपिनेला, सक्सीपरेगा, रक्सो, ट्रस्टॉक्सिको, डेंड्रान और बेंटॉक्सिकम, आपिसनेली से 4 दवाएं सेम है। 2 दवाइयां जो हैं पेट्रोसेलेनियम और एक्यूजेटम, ये कोलोफाइलम C1 में कोलोफाइलम पड़ा हुआ है। और इसमें एक्यूजेटम और पेट्रोसेलिनियम, ये जो जितनी दवाइयां बनाई गई हैं, ये सारी दवाइयां जो हैं एक्सपेरिमेंटल बेस है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काउंटर मैटी ने जितनी दवाइयां बनाई, पता नहीं कौन कौन कर रहा है इसमें। सर आवाज़ ही नहीं आ पा रही है सर आपकी। हेलो, हाँ ओके आवाज सर, आ आ रही रही है? हाँ सर, आ रही है बात। असल में एक पेशेंट आ गया था क्लिनिक पे, वही फोन कर रहा था। तो ये जितनी दवाइयां C ग्रुप में पड़ी हुई हैं, ये बॉडी के कंस्ट्रक्शन, जो रचना है, वो रचना को ठीक करने के लिए पड़ी हुई है। इसलिए एस्ट्रोफ्लोसो ग्रुप शरीर की क्रिया को ठीक करने के लिए, और कैंसरोसो जो है वो शरीर की रचना, जो बनावट में विभेद आ जाए। अब बस जानना आपको इतना ही है कि ये दवाइयां बनावट में किस किस जगह पे आवाज नहीं आ रही है सर।
के प्रभाव देने वाले आर्गन हैं, ठीक। यानी जो आर्गन हमारे S2 से प्रभावित होते हैं वही सेम आर्गन हमारे C2 से प्रभावित होते हैं। तो S2 जहां पे उनकी क्रियात्मक क्षमता को लाती है, वही C2 जो है उस टिश्यू, उस सेल, उस ऑर्गन की रचनात्मक क्षमता बिगड़ गई हो तो उस रचनात्मक क्षमता को ठीक करती है, कैंसरोसो 2, ठीक। तो S2 को मैंने बताया था कि हैलो लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में जहां भी है, जहां भी कोई ऐसा शरीर में हमारा अंग जहां पे हेलो लाइक बीच में खाली हो, गुब्बारे जैसी संरचना हो, जहां कुछ आके भरता हो, तो उस पे हमारे C2 का प्रभाव जो है वो रहता है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, सर नहीं दिखा रहा है इधर। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है जी। रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा सर। तो जितने भी हमारे शरीर में हेलो लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ चीजें आके भरती हैं, तो उनपे हमारे C2 का जो है वो जबरदस्त प्रभाव है, कैंसरोसो नंबर 2 का। तो जो आर्गन इसके अंडर आते हैं, तो उसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर है, पहले तो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, ये दो मुख्य अंग हैं जिनमें कुछ चीजें आके भरती हैं। इसके बाद ये सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। जितने भी मेम्ब्रेन हैं हमारे शरीर में, जहां भी कोई भी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन, हमारी जितनी जॉइंट्स हैं वहां पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस पे प्रभाव करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। कॉमन बाइल डक्ट लिख लीजिए, आप बोलते जा रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, साइनोवियल फ्लूइड पे भी है, कॉमन बाइल डक्ट पे भी है, और पैंक्रियास की भी है। ब्रेन में जो हमारे एंक्राइड मैटर, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, मेनिंजेस लेयर पे भी इसका प्रभाव है, क्योंकि मेनिंजेस जो लेयरिंग है उस पे भी प्रभाव है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक, इस पे भी, जहां भी बॉडी में अगर पानी भर रहा हो तो C2 का भी काम है सूजन को कम करना, पानी को ये कम करती है बॉडी से, ये मेम्ब्रेन पे काम करती है और मेम्ब्रेन को ठीक रखती है, जिससे कि शरीर में कहीं भी एक्स्ट्रा अगर ड्रॉप्सी हो रही है तो उसको शरीर से उस पानी को एक्सक्रीट कराती है, ड्रॉप्सी को, सूजन को ये खत्म करती है। C2 आप प्रयोग करके देख सकते हैं, ये इसको सूजन को कम करती है। अब फीमेल जेनाइटल आर्गन में आएंगे तो इसका प्रभाव आपके लिखते जाइएगा, मैं बोलता जा रहा हूं, और फैलोपियन ट्यूब पे भी है, ठीक। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो आप C2 का उपयोग कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे कारणों से ब्लॉकेज हो जाता है कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में, तो आप C2 का प्रयोग करें, बहुत अच्छा लाभ देगा। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज वगैरह में बढ़िया लाभ देता है।
बहुत सारे केस आते हैं जो कोलीसिस्टाइटिस और कोलीलिथियासिस के आते हैं, ठीक है। कोलीसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस। कोलीसिस्टाइटिस मीन्स कि गाल बडर में सूजन हो जाए, उसको कोली हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और कोलीलिथियासिस उसमें पथली बन जाए, पत्थर बन जाए, उसमें स्टोन बन जाए। मैंने बार बार बताई है आपको कि जीवी स्टोन की दवाई, ठीक है, कि F2 अगर आप देते हैं खाने से पहले या खाने के बाद दीजिए, स्टोन को 100% ये तोड़ती है। और C2 को प्रयोग करिए। C2 वहां पे आप प्रयोग जहां सूजन हुआ हो या उस गाल बडर में, तो C2, A2, P2, भेनवन का प्रयोग कर सकते हैं, G का प्रयोग कर सकते हैं जो कोलीसिस्टाइटिस हुआ है या कोलीलिथियासिस हुआ है। तो लिथियासिस अगर हुआ है किसी को तो आप जरूर S2 और S5 जो है दें तोड़ने के लिए, और C2 का प्रयोग करें उसकी पुरानी स्थिति ठीक करने के लिए, और अच्छा लाभ मिलता है इसमें। और इस तरह से आप C2 का उपयोग इस गाल बडर पे प्रयोग कर सकते हैं। जो कॉमन बाइल डक्ट होती है उस डक्ट पे भी प्रभाव है C2 का। डक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो उस पे भी प्रभाव है C2 का। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर पे, जो पेशाब जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, जो ब्लैडर कहते हैं जिसको, तो उस यूरिनरी ब्लैडर पे भी इसका इफेक्ट जो है वो पूरी रूप में पाया जाता है। तो उस ब्लैडर में सूजन हो जाए, मान लीजिए सिस्टाइटिस किसी को हो जाए, ब्लैडर में सिस्टाइटिस हो गया, तो आप जरूर या C2, A2, भेनवन, G प्रयोग करें। सिस्टाइटिस के केसों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है सिस्टाइटिस के केस में। या अगर कोई स्टोन आपके यूरेटर में आ गया है तो यूरेटर से लेके यूरेटर पे भी C2 काम करती है, ठीक, क्योंकि मेम्ब्रेनस संरचना है टोटल, ये मेम्ब्रेन ऊपर मेम्ब्रेन है इसमें, तो ये पूरे उस पे काम करती है। तो मान लीजिए अगर स्टोन आपको निकालना है गुर्दे से तो आप यह 6C6 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही स्टोन आके यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाए तो आप वहां पे C2 का उपयोग करेंगे, है समझ में, S2C2। और अगर किडनी में है तो यह 6C6 दवाई है उसको निकालने के लिए। लेकिन वही स्टोन आपके यूरेटर में आ जाए तो S2C2 है दवाई। लेकिन वही स्टोन बनने से रोकना है तो आप S5C5F1A3 दें, बनने से अगर रोकना है तो। यानी कि लीवर, किडनी और तीनों पे काम करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी होता है हम लोग दवाई चला के बंद कर देते हैं, स्टोन निकल जाता है तो दवाई चलाने, कभी भी आप लास्ट में लीवर की दवाई उसको जरूर चला दें ताकि स्टोन फिर फॉर्मेट ना हो। ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से जो है स्टोन फॉर्मेट होता है बॉडी में, इसीलिए प्रोटीन वाली चीजें बंद कराई जाती हैं। इसीलिए जब दवाई बंद करनी हो तो जरूर आप लीवर की दवाई चला करके बंद करें। तो ये आपके गाल बडर, यूरिनरी ब्लैडर, सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये आपके टेस्टिकल्स पे भी इसका प्रभाव है। टेस्टिकल्स में अगर वहां पे पानी भर रहा हो, ठीक, मैंने पहले भी बताया कि कहीं भी शरीर में कलेक्शन ऑफ वाटर हो रहा है तो C2 बहुत अच्छी दवाई है क्योंकि मेम्ब्रेन पे काम करती है। तो वहां से पानी को, मान लीजिए कि कोई ना कोई वहां पे गड़बड़ी हुई है जिससे पानी कलेक्ट हो रही है। अब कारण जो भी हो, कई सारे फैक्टर हैं पानी कलेक्ट होने के बॉडी के अलग अलग जगह पे।
A2P2C2 के साथ इसको हाइड्रोसिल में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, C2 को A2P2 और C2, ठीक है, इसके साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं हाइड्रोसिल के केस में। तो इसका अच्छा प्रभाव दिखता है। और जो फैलेपियन ट्यूब से लेके जो ओवरी होती है, ओवरी पे भी इसका स्पेशल इफेक्ट होता है। ओवरी पे, मेल जीनाइटल ऑर्गन की जो ओवरी होती है, उस ओवरी पे भी इसका प्रभाव है। और ये एलर्जिकल कफ आ रही हो, फेफड़े पे भी प्रभाव है इसका, जो जहाँ पे एक्सचेंज होता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलर होता है, उससे भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक, तो अगर कफ आसानी से न निकल पा रहा हो, जब जमा हुआ हो और बार बार उस कफ को निकालना चाह रहा है, कभी कभी हम C13 का उपयोग करते हैं, नहीं लाभ मिलता है, तो हमें जरूर C2 का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमारे C2 का प्रभाव जो है होता है। वहां पे आप प्रयोग करके देख सकते हैं C2 का। तो ये जितने सारे आर्गन हैं, मैंने आपको बताया कि इतने सारे आर्गन हैं, इन पे इफेक्ट है। इसको बाउशील में भी उपयोग किया जाता है, पाइल्स में। मैंने सफल प्रयोग किया है पाइल्स में। बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ चला के पाइल्स में फेल करते हैं, तो आप प्रयोग करके देखें पाइल्स में। माउथ में, गांठ में भी प्रयोग किया जाता है C2 का। ठीक है, कई बार हम थक जाते हैं C5 चलाते हुए, C1, लेकिन माउथ में कहीं गांठ वगैरह बन रही हो तो आप जरूर C2 का एक बार प्रयोग करें। जहां भी सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन आपको दिखे, C2 जो है प्रीवियस फर्स्ट दवाई आपकी होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रभाव है C2 का। मान लीजिए ब्रेन में पानी भर जाना, ब्रेन में कभी कभी पानी हो जाती है ब्रेन में, तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं C2 का। C2 का प्रभाव है जबरदस्त तरीके से, और आप उपयोग में ला सकते हैं C2 को। साइनोवियल फ्लूइड जो है, साइनोवियल जो हमारी जोड़ है, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहे हैं। मैक्सिमम जो साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो गलते हैं, वो मैक्सिमम लोगों के होते हैं जिनमें जो जोड़ में एक तरीके की परेशानी साइनोवियल फ्लूइड की आती है। तो आप C2 का उपयोग करें और लाभ आपको मिलता है। अब जितने सारे रोग हैं, इसमें मैंने डिस्कशन किया, आपको बताया भी कि किस तरह से ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, टेस्टिकल, हाइड्रोसिल। तो इसके साथ जो दवाएं आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि केवल C2 से ही ये रोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, उस अंग की ये संरचनात्मक दवाई है, संरचनात्मक दवाई है, लेकिन रोग के फैक्टर पे भी आपको काम करना चाहिए कि बीमारी का जो फैक्टर है, जो उसका फैक्टर है डिजीज का, उस फैक्टर पे भी हमें काम करना चाहिए, ताकि हम सेकेंडरी चीज़ों को ठीक कर सकें। बहुत बार होता है कि हम उस आर्गन की दवाई देते हैं, लेकिन हम उस स्पेशल फैक्टर पे काम नहीं करते, जिस फैक्टर की वजह से बीमारी जो है क्रिएट होती है। तो हम लोग उसको जड़ से नहीं ठीक कर पाते हैं और ना हो पाते हैं। तो उस फैक्टर पे भी हमें काम करना चाहिए जो ओरिजिनेशन है बीमारी का।
तो पेट में पानी भर रहा हो उसमें भी आप जो एसाइटिस के केस होते हैं, जो लीवर के कारण ये पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस के केस में भी आप उपयोग कर सकते हैं। यूरिसी के केस में भी उपयोग किया जाता है पानी कलेक्ट होने पे। और ये इतने सारे रोग हैं, ओवरी पे भी, ओवरी में गांठ बन रही हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ओवरियन सिस्ट है, तो आप जरूर C2A2 का प्रयोग करें ओवरियन सिस्ट में, ठीक। लेकिन वही गांठ मान लीजिए बच्चेदानी का मायोमा है, तो वहां पे C1 या C5 का प्रयोग करें, ठीक। ये हम लोग फेसबुक पे अपना रिपोर्ट हमेशा डालते रहते हैं मरीजों का, तो लाभ इसलिए मिलता है कि आप जो है जब तक बीमारी को समझ के दवा नहीं देंगे तो कैसे चीजें होंगी। तो मायोमा मान लीजिए हो रहा है, बच्चेदानी में गांठ हो रहा है, तमाम सारी महिलाओं को दिखाता है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रही है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रही है तो आपका फार्मूला जो है वहाँ दवाई C2A2 P2N1G होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही गांठ मान लीजिए कि अब ये गांठ आपकी बन रही है, मायोमा हो गई, बच्चेदानी के मुंह पे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे C2 भी चलता है, लेकिन C1 C5 इसका भी उपयोग यहाँ लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल, लेकिन अगर मान लीजिए ओवरी में गांठ बन रही है तो आपको C2A2 जो है बेहतरीन रिजल्ट देता है। C2 से मैंने बहुत सारे गांठों को गलाया है। और फैलेपियन ट्यूब में कोई गांठ या सिस्ट बन रही है या पॉलीसिस्टिक मान लीजिए ओवरी हो रही है, ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रही है, तो आप C2 का प्रयोग करके पॉलीसिस्टिक ओवरी को आराम से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे केसेज में हमारे पास रिपोर्ट रखी हुई है, आप देख सकते हैं, और दवाई जो मैं चलाता हूँ दिखाता भी हूँ लोगों से, तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। C2 का C1 का जो है होल आपके इंडोक्राइन पे प्रभाव है, इसलिए C1 का प्रभाव आपके अगर हार्मोनल कमी से अगर रोग हो रहे हैं, मान लीजिए कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे फीमेल जितने हार्मोन हैं, तो इन सारे इंडोक्राइन पे आपका C1 का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। इंडोक्राइन पे C1 का रोल है, इसीलिए स्त्री रोगों की विशेष दवाई बताई गई है C1। तो इन सब चीज़ों में आप डिफरेंट करके इन C1 और C2 का उपयोग कर सकते हैं कि C1 जो है होल इंडोक्राइन को, होल आपकी गर्भाशय से लेके और सारे अंगों के होल प्रभाव लगती है। लेकिन C2 जहाँ आती है वहाँ पर्टिकुलर वहाँ की जो सीरस, म्यूकस और ओवरी, फैलेपियन ट्यूब, मतलब जहाँ पे इस तरह की संरचनाएं हैं, क्योंकि टिश्यू लेवल की दवाई है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो इस संरचना के कारण जो है दवाओं का प्रभाव बदल जाता है। बाकी 4 दवाएं सेम है, लेकिन चेंजेस जो आते हैं वो टिश्यू के अलग अलग अपने काम की वजह से उनकी संरचना अलग अलग होती है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो अलग अलग तरीके से उनकी संरचना है और उनका अलग अलग काम है, तो उस हिसाब से दवाइयाँ भी हमारी बनी हुई हैं। जैसे अगर हम मकान बनाते हैं तो ईंट का अलग काम है, सीमेंट का अलग काम है, सरिया का अलग काम है, सबका अपना अलग अलग वर्क है। उसी तरह हमारी बॉडी अगर काम कर रही है तो इतने सारी सेल, टिश्यू ये सब हैं, ये सारे अलग अलग वर्क हैं, उनके अलग अलग चीज़ें ये उपयोग में आती हैं और उपयोग में लिया जाता है। इतने सारे हैं जो इस तरीके से उपयोग होते हैं कि अलग अलग टिश्यू के अलग अलग काम हैं, अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रतिपादन करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो चल रहा है। कि
अलग अलग जैव रासायनिक, तो अंगों की दवाई भी हमारी इसीलिए अलग अलग बनी हुई है, और प्लांट टू प्लांट वेरिएट होने पे वो अलग अलग काम करने लगते हैं। तो इस वजह से आपको समझना चाहिए रोग और रोगी में समझने के बाद आप आर्गन को डिटेक्ट जब तक नहीं कर पाएंगे, अंग आप नहीं पकड़ पाएंगे, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा करना आसान नहीं होगा। ठीक, अंगों को आपको पकड़ना होगा। जैसे एक होम्योपैथी सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। न एनाटॉमी, न फिजियोलॉजी, न प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, न पैथोलॉजी, न गायनोकोलॉजी, न ईएनटी सर और आवाज नहीं। जूरिस्प्रूडेंस, हाइजीन, बायोकेमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट की बेहतरीन पढ़ाई हमारे लोगों को नहीं हो पाई है, जिसके वजह से ये सारी तमाम दिक्कतें होती हैं लोगों को दवाई चलाने में। तो हम लोग का प्रयास यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ों को सिखाया जाए, जहाँ उनको कंफ्यूजन आ रही है दवाई चलाने में, वो उनके कंफ्यूजन को दूर किया जाए, उनको डोजोलॉजी में जहाँ दिक्कत आ रही है उनके कंफ्यूजन को दूर किया जाए, सिलेक्शन ऑफ मेमोरी में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो उनके कंफ्यूजन को दूर किया जाए। बाकी ये जो एजुकेशन चल रहा है बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है, इसलिए कि पैथी जो है जन जन तक पहुँचे, लोग इसको सीखें,
इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो सीखने के लिए पहली चीज तो थियरी तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जब तक दवाई आप नहीं रखिएगा, दवाई रख के और आप अगर स्टूडेंट हैं, ट्रेनी हैं, सीख रहे हैं, तो भी आप दवाई को रखिए, या आप डॉक्टर्स हैं तो प्रयोग तो कर ही रहे हैं तो आप अपना लाभ लें, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्रेनी हैं, तो भी आप दवाई को रखें अपने पास और दवा का उपयोग करें, जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा मरीज में उपयोग करें, और मिरेकल्स जो हैं वो आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। जब अनुभव बढ़ेगा तो मिरेकल्स रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि हम लोग 100% इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम करते हैं। आपको मैंने सुबह भी दिखाया था उस दिन, आज भी मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, जिसके वजह से मैं क्लास 7 बजे नहीं ले पाया। तो ये मिरेकल्स आपको मिलेंगे जब आप चीज़ों को समझ के। अब चूंकि संयोग बस हम लोगों की जो पढ़ाई हुई थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, वो बहुत ही शानदार पढ़ाई हुई थी। हम लोग को MBBS डॉक्टरों ने पढ़ाया है लैब सब्जेक्ट को, और बाकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी हम लोगों ने 4 साल पूरे बढ़िया से रह के हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है हमारे अपने कॉलेज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इसलिए इतनी बढ़िया चीज़ों को हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमने समझा है, पढ़ा है, उस लेवल तक स्टडी की है चीज़ों की। तो आज इतना बढ़िया मरीजों को कर पा रहे हैं। पैसे में कोई कमी नहीं है, दवाई में कोई कमी नहीं है। दवाई कमी जो है वो हमारे अंदर है, हम नहीं कर पा रहे हैं इस पैसे को, तो ये कमियां हमारी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जितना आपको बताया जा रहा है, मैक्सिमम ये केसेस जो है जरूर आते होंगे, जरूर छोटे मोटे केसेज हर जगह हैं, पूरा बीमारी का भंडार ही है पूरी इंडिया, क्योंकि हमारा भोजन से लेकर लाइफ स्टाइल तक सब बीमारी है। यहाँ पे जहाँ क्लिनिक खोलिए वहाँ ही चलने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सुबह की क्लिनिक देखिए मेरे गांव में है, और गांव में भी हमारे पास भीड़ जुट जाती है। उसके बाद मेरी क्लिनिक शहर में है, तो शहर में हम बैठते हैं, और एक क्लिनिक हमारी गांव में सुबह से ही भीड़ लग जाती है। तो इस तरीके से चीज़ों को जब आप सीखेंगे, करेंगे, और जहाँ भी आपको कंफ्यूजन आए, कोई भी फोन करता है तो जरूर हम अटेंड करते हैं, तो उसको दवा जरूर बताते हैं किसी भी बीमारी में। तो ये C2 आपका हो गया। C2 जो दवाई है, यहाँ इतनी प्रयोग है C2, ठीक। अब इसके तुलना में मान लीजिए जो C1 है, C1 आपने पढ़ा होगा, C1 और इसका जो है प्रयोग जो है दोनों का आप देख सकते हैं, और जहाँ भी कंफ्यूजन आ रहा है आप मैसेज कर सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि एकदम से आपको तोता की तरह रटाया नहीं जा सकता। केस टू केस बड़ी सारी चीज़ें वेरिएट भी होती हैं, वेरिएशन भी होता है, केस टू केस बड़ी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। लेकिन एक आउटलाइन जब मिल जाता है इंसान को, तो प्रैक्टिस करना आसान होता है आउटलाइन मिलने पर। तो जिसको भी कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है प्रैक्टिस में, लॉ ऑफ डोजोलॉजी में भी कहीं कंफ्यूजन अगर आ रहा है, तो भी आप बेधड़क पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ डोजोलॉजी जो है वो किस तरह से हमें फॉलो करना है दवाई चलाते समय, लॉ ऑफ डोजोलॉजी। आगे हम फिलॉसफी में भी बताएंगे और फार्मेसी भी बताएंगे। फिलॉसफी और फार्मेसी, क्योंकि एक दिन क्लासेस चलते हैं तो एक दिन में कितनी चीज़ें बताई जा सकती हैं। फिलहाल दवाई जो है, मेडिसिन चल रहा है, ये C2 हो गया। और इसमें फिलोसॉफी जो है, जो बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत तरीकों से कंफ्यूज कर दिया है चीज़ों को लेकर के, ठीक। इसीलिए डॉक्टर्स भी जो है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी डोज को लेकर, डोजोलॉजी को लेकर, कि निगेटिव दें कि पॉजिटिव दें,
किताबों में भी लिखा हुआ है निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव जो है वो लफड़ा बिल्कुल भूल जाइए निगेटिव और पॉजिटिव का। निगेटिव और पॉजिटिव में फंसे रहेंगे तो जीवन भर निगेटिव और पॉजिटिव करते रहेंगे। Dose should be inversely proportional to severity of disease। जो डोज होता है रोग की गंभीरता के समानुपाती होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है जो मैटी ने भी दिया है। ठीक, डोज शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज। बीमारी की गंभीरता के समानुपाती। जितना समानुपात होता है गंभीरता की गंभीरता के अनुसार हमारे डोज जो हैं वो तय होते हैं। ठीक, क्योंकि हमारी पैथी का नाम ही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो भाई किसी को खांसी आ रहा है तो हमको तत्काल बंद करना पड़ेगा ना उसको। किसी को दस्त हो रहा है तो हमारा दवाई अंग्रेजी की तरह उसका दस्त रोकना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी दवाई तो खराब है, नहीं तो हम जो डोज दे रहे हैं वो डोज खराब है, या तो जो भी है। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है तो हमारा नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो दर्द उसका तत्काल खत्म होना चाहिए। अगर किसी ऑथर ने लिखा है और दर्द नहीं आराम हो रहा है तो यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन गलत है। कोई ऑथर ने लिख दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% सत्य है। वो सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है न पहुंचा हो, या उसने कॉपी पेस्ट कर दिया है चीजों को, ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है। तो सत्य वही होता है जो आप ऑब्जर्वेशन करें, हम और आप ऑब्जर्वेशन करें। कि सत्य उसी को मानेंगे ना जो हमारे और आपके प्रैक्टिकल में सही रूप में उतर रहा है। हमारे प्रैक्टिकल में सही रूप में नहीं उतर रहा है तो हम कैसे मानेंगे कि ये नियम सत्य है। कोई भी दुनिया का कोई भी नियम हो गया, किसी भी उपासना या कोई भी विधि हुई दुनिया में, हमारे करने पे अगर सत्य नहीं उतर रहा है तो हम उस विधि को कैसे सही मानेंगे। हमारे दवाई देने पे अगर उसका दर्द नहीं राहत हो रहा है, उसकी खांसी तक नहीं राहत हो रही है, तो हम कैसे मानेंगे कि ये हमारा डोज जो दिया जा रहा है वो डोज सही है या दवा सही है। दोनों में एक तो कोई गड़बड़ है, या हमारी डायग्नोसिस गलत, कुछ तो गड़बड़ है। अगर जिस तरह से दिया हुआ है, मैटी ने सिद्धांत बनाया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, तुरंत आराम है, नए रोगों में तुरंत, पुराने रोगों में कम समय मिला। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम से उलट कोई नहीं हो सकता, चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो चाहे दुनिया की कोई पैथी हो। प्रकृति के नियम से उलट कोई नहीं हो सकता है। किसी भी दवाई से जो नेचर से जुड़ी हुई पैथी है कोई भी है, तो वो पेन जो है, दर्द वगैरह है, तो दर्द को जब कारण दूर करके दर्द को दूर करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक, या तो दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो सडेशन लाती हैं, वो कर सकती हैं। दो ही चीजें हैं पेन को शांत करने के लिए, जो सडेशन ला दें, यानी कि शून्य कर दे सडेशन। इसीलिए आप देखते होंगे कि पेन की दवाइयों में मैक्सिमम सडेशन की दवाइयाँ होती हैं। तो मसला यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर नाम है तो इलेक्ट्रो की तरह काम होना चाहिए। नए रोगों में तुरंत लाभ मिलना चाहिए, पुराने रोगों में कम समय में लाभ होना चाहिए, क्रॉनिक रोग भी ठीक होने चाहिए। ऐसा डोजोलॉजी हो जो ये सारी चीज़ों पे काम करता हो, ऐसा नियम। तो लोगों ने निगेटिव पॉजिटिव में ऐसा फंसाया इस जाल में, और ऐसा हमारी दवाएं एंजाइम हैं तो हमारी दवाएं ये हैं वो हैं, ऐसा जाल में फंसाया कि कोई कहता है केवल D4 चलाओ, कोई कहता है केवल D5 इतना चलाओ, कोई कहता नहीं 200 तक जाओ। कोई तो आखिर सत्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है? तो ये गलत और सही हमारे दिमाग से ही निकलेंगी चीजें। जब हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे सही रूप में
तब हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। बिना अपने दिमाग के इस्तेमाल किए हम सत्य तक, किसी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे ट्रेनिंग को लगातार सुनना होगा। प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग जो है लगातार जो चल रहा है चलता रहे, क्योंकि ट्रेनिंग को जब लगातार सुनेंगे तब समझ पाएंगे एक्चुअली में चीजें सत्य क्या है। क्योंकि बहुत लोगों का बहुत तरह का के अपने अपने दावे हैं, तो दावों से सत्य थोड़ा ही हो जाता है। जो चीजें आपको सेल्फ को प्रैक्टिकल करने में सही जब तक ना मिले तब तक उन चीजों को सत्य ना मानिए, चाहे मैं ही क्यों ना बता रहा हूं। ठीक, मेरे ही बताने पे अगर चीजें सत्य में नहीं उतर रही हैं तो मैं ही गलत हूं। इस चीज को ध्यान में रखिए। मेरे कहने का मतलब कि हम मार्ग आपको दिखा रहे हैं, मार्ग, उस मार्ग पे चलिए आप, आपको भी ऑब्जर्वेशन होगा चीजों को। हम तो लाभ ले रहे हैं, मुझे उस सत्य का ज्ञान हो गया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो सत्य है उसका ज्ञान मुझे हो गया है, इसलिए आज मुझे लाभ मिल रहा है। और उस सत्य को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सत्य तक आप भी पहुंचे, आप भी लाभ लें और उसको जानें और प्रयोग करें जीवन में। तो ये डोजोलॉजी पे भी चर्चा होगी आगे आने वाले समय में। तो C2 मैंने बता दिया, C2 दवाई तो लगभग बताई जाएगी, लेकिन ये डोजोलॉजी भी आपको समझना जरूरी है कि कैसे हम डोजोलॉजी का उपयोग करें दवाई का, डाइल्यूशन का, और क्या डिफरेंट है। बहुत सारी बनाने की विधियों को भी लेकर के लोगों में तमाम सारे कंफ्यूजन हैं। तो चूंकि हमने जो किया हुआ है अपने जीवन में, मैंने सारी विधियों को मैंने अपनाया है, इसलिए कंक्लूजन लेके तब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने सारी विधियों को अपनाया, मैंने सारे तरीकों को अपनाया, मैंने सबको सुना। विद इन 10 ईयर में कोई ऐसा बहुत चर्चित ना हो जिसके चीज़ों को मैंने नहीं समझा और जाना, और जानने के बाद मैं उस पर प्रैक्टिकल नहीं किया। तो जो सत्य मुझे समझ में आया वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को, और वो सत्य पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में पूरी फिलॉसफी, चूंकि फिलॉसफी भी बहुत लंबी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, कोई ऐसा चीज नहीं है कि रातों रात आपको मिल जाए। फिलॉसफी भी इसकी है, बहुत अच्छी है, जो आपको जाननी चाहिए। बिना फिलॉसफी को के जाने आप मटेरिया मेडिका को भी बहुत अच्छा नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीजें हैं। बहरहाल जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं दवाई, तो जो भी कंफ्यूजन आ रही है दवाई प्रयोग करने में, वो फ़ोन करके राय ले सकते हैं, आप जान सकते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन अगर आ रही है, किसी केस में आप फंस रहे हैं, किसी केस में दवा नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके आप राय हमसे ले सकते हैं। या तो मैं बात करके बता देता हूँ, टाइम रहता है, नहीं टाइम रहता है तो मैं टाइम दे देता हूँ कि इस समय आप बात कर लें, ठीक है। कभी कभी व्हाट्सएप पे भी जवाब देने का टाइम नहीं रहता है तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन फ़ोन करते हैं तो ज़रूर जवाब दे दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए C2 हो गया। अब नेक्स्ट दवाई नेक्स्ट क्लास में C3 जो है वो बताएंगे आपको। C3 और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, अपनी बात आप लोग बोलें। सर वो नहीं समझ में आया, जो C2 सर आप हेडिंग में लिखे हैं सर, उसके बाजू में क्या लिखे आप? पॉलीसिस्ट का? किसके हाँ बाद? सर, हाँ यूरिनरी सर। सर यूरिनरी की बाजू में हाँ सर C2 लिखे हैं सर, ऊपर सर सबसे हाँ हेडिंग
उसके बाजू में जो लिखे आप, उसके बाजू में जो हाँ लिखे सर, तो वो जो समझा रहे थे वो नहीं समझ में आया। क्या ये C2A2? हाँ सर, तो ये वहाँ पे पोलिसिस्ट का बता रहे थे, क्या तो बताए सर, सुनाई भी नहीं दी। अच्छा, ये मैंने बताया है इसको। आप ओवेरियन शिफ्ट में भी चला सकती हैं C2O2 को, चाहे टेस्टिस की गांठ वगैरह है उसमें भी C2A2 C2N1G चला सकते हैं, यही मैंने बताया। जी हाँ, मतलब C2 के साथ A2 जरूर चलाएं। मैनुअल का चेंजेस है, कहीं सेलुलर चेंजेस है तो मैनुअल जरूर चलाएं। और G को आप लोग जानते ही हैं, स्ट्रक्चर जो है वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चलाते हैं G को, आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। C2 A2 B2 N1G मैंने बताया। A2C2 भेनवन जी। हाँ A2C2 भेनवन जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, चाहे ओवरियन गांठ है, चाहे आपकी इसमें फैलोपियन ट्यूब में गांठ वगैरह बन रही हो, तो आप चला सकती हैं इसको। सेकेंड डाइल्यूशन में चलाइए, ठीक है। D2 डाइल्यूशन 2। जी और कोई कंफ्यूजन किसी को? सर, ये जो आप बताए माउथ का गांठ, सर तो ये हाँ, कैसे? जैसे मान लीजिए कई लोगों को जीभ पे गांठ हो जाता है, माउथ में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उसमें आप C2 का उपयोग करके देखें। सर, ये जो दांत के ऊपर मसल्स है जो नीचे है वहां पे जो होता है घाव के कहाँ पे? जैसा सर बन जाता है। सर, ये दांत के जो ऊपर मसल्स है सर, इसको क्या बोला कहाँ जाता है? पे? मसूड़ा सर। अच्छा, मसूड़े पे। मसूड़े में, जी मसूड़े में जो घाव की तरह बन जाता है सर। अच्छा, मसूड़े में जो घाव बन जाता है, तो मसूड़े में जी अगर घाव बन रहा है, देखिए घाव और गांठ में अंतर है। कोई घाव बन रहा है तो आप उपयोग करिए C5A2G की, बहुत अच्छा काम करता है S5C5A2G, ठीक है। जी हाँ, खाने में भी आप उपयोग करिए और जी लगाने में भी करिए। सर, इसी को। हाँ, केवल सर सिंगल ये जी भी लगा, बहुत सारे घावों को सिंगल जी भी लगा के ठीक किया जा सकता है। जी हम्म, बहुत सारे घावों को। और सर किसी का कोई हम क्वेश्चन? सर हम पूछे नहीं थे सर, तो आप बताए थे वो क्लॉज वाला मसल्स मसूड़ा के ऊपर जो बताए थे आप कि क्लॉज वाला हो जाता है, तो दवा बताए थे सर, दिए हम। 4-5 दिन खाया तो सर ठीक हो गया, एकदम एक बड़ा सा क्या? हो गया था। सर नहीं बताए थे क्लॉज वाला ऊपर, याद नहीं आ रहा है सर, मसूड़े में जो क्लॉज वाला हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, तो दवा बताए थे तो 4-5 दिन खिलाए तो ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो वहाँ गया और ना? छोड़ दी। जी, उस टाइम तो ठीक हो गया सर, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वहाँ फिर थोड़ा सा आ गया है, मतलब स्वेलिंग के जैसा। और फिर सर वो दूसरे जगह भी हो गया, अब कहीं और तो भी हो गया, दवा पहले एक ही जगह था। और चला दें। सर उसी को हाँ हाँ, वही दवा। दवाई जो है, जी देखिए बीमारी जो है, बीमारी को जब तक पूरी दवाई उसको 10 दिन एक्स्ट्रा चला दें किसी भी बीमारी में, ठीक है। जी जी हाँ, जरूर उसको दवाई ठीक बंद है। करेंगे तो हो सकता है, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ।
जी। या 4 ठीक हो रहा है से तो ठीक उसको डोज को फिर आप घटते हुए क्रम में चले आए, ठीक है। हाँ, थर्ड से आराम हो रहा है तो आप फिर सेकेंड पे आ जाए, फर्स्ट पे आ जाए, धीरे धीरे बंद कर दें। जी। हम्म। सर दवा छोड़ दिया ना तो फिर दूसरे जगह हो गया, वहां पे फिर से तो आ ही गया, फिर दूसरे जगह भी हो गया है। हाँ हाँ, तो दवा चलाइए, ठीक हो जाएगा। आया सर वही वाला। हाँ हाँ हाँ, लगातार चलाइए, ठीक। बोलिए कि 1.5-2 महीना चलाना पड़ेगा। ठीक है सर। हम्म। और किसी की कोई क्वेश्चन? आप लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी जहाँ एराइज हो रहा है, क्योंकि इसमें फायदा यही है कि ऑनलाइन में इसमें कि आप हमसे पूछ भी सकते हैं जो भी पूछना है, एकदम क्लासरूम के तरह है ये, है ना फायदा इसमें? यस है। हाँ, हाँ सर है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है तो यूट्यूब पे केवल बोल रहा है ना वो आदमी, हाँ आप अपनी बात नहीं सर, सुना यही सकती वीडियो क्यों? यूट्यूब पे डाल देते हैं लोग ना। हाँ, सर ऐसे ही सर्च करके यूट्यूब पे यही वीडियो डाल देते हैं लोग। अच्छा। जैसे अभी सर क्लास हुआ, यही वीडियो उठा करके यूट्यूब पे डाल दिए लोग, ऐसे ही ना होता होगा। हाँ 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 हाँ। हाँ, पक्का होगा। ठीक है, तो और किसी के कोई क्वेश्चन C2 के बारे में, C1 के बारे में, या जो मैंने बताया आज? कोई नहीं कर रहा। हाँ सर एक बार मेनिंजाइटिस समझा दीजिए, मेनिंजाइटिस क्या है? हाँ मेनिंजाइटिस, मेनिंजियस सर बोले हैं। हाँ, मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजेस लेयर, जो ब्रेन की मेनिंजेस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, जो अक्सर जी। जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। जी। इसमें बुखार होने के बाद मरीज को झटका आने लगता है, ठीक, क्रॉनिक फीवर में मेनिंजाइटिस हो जाता है उसको, दिमागी बुखार जिसको लोग बोलते हैं। जो इंसेफ्लान में सूजन होता है उसको इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, ठीक। जी। और जो मेनिंजेस में सूजन हो गया तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो यही है। चलिए ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे आगे, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू।